वो भी 2012 में आया हुआ है, वो भी 2012 में आया है। A beam fixed at one end and free at other end is subjected to UDL. A beam ऐसा कोई बीम है जो कि fixed at one end and free at other end is subjected to UDL, is subjected to UDL. UDL भी दे दिया। W और एंटायर स्पैन ऑफ अ लेंथ L, इसका स्पैन जो है वो टोटल L है। ओके, दिस स्पैन इज L, आप समझ जाओ। देन डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड ये एंड है, इस जगह का डिफ्लेक्शन पूछा है। हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूला देखा है बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमें क्या बताता है, अगर कैंटिलीवर बीम पे यूडीएल है तो हम इसे यूज करेंगे W L के साथ 4, इस 4 को डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 into 2 तो 8 बन जाएगा, डिवाइडेड बाई EI, that will be a deflection at a point, end point in a cantilever. Suppose this is point A, this is point B, then deflection at point B will be WL raised to 4 by 8 EI. ये सीधा सीधा क्वेश्चन है एंड ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, याद रख लेना, WL raised to 4 by 8 EI, that's it। हम उससे ज़्यादा कुछ बात नहीं कर रहे। अगर इसका डेरिवेशन चाहिए तो मैंने पास्ट में कर दिया है, you can go and watch it there. Okay, if cantilever beam is a subjected to, next question है ये। अब तक हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए वो देखते हैं प्रीवियस ईयर के, इसके आए हुए क्वेश्चन मैं नंबर कर देता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन 1, ये है क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। 2012 में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे सीधा डायरेक्टली ऑफ अ डिफ्लेक्शन एंड 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रॉप्ड कैंटिलीवर के। तो वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे आगे में कर दूंगा क्योंकि वहाँ पे मुझे कुछ बेसिक्स बताना पड़ेगा। 2012 के पूरे क्वेश्चन हो गए हैं, अब 2013 का पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये है, इफ कैंटिलीवर बीम इज सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड एट इट्स फ्री एंड। यहाँ पे देखो मैंने इसको थ्योरेटिकल क्वेश्चन में कैटेगराइज किया था। ये कैंटिलीवर बीम है, इट इज सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड एट एंड, शियर पॉइंट लोड एट फ्री एंड, देन शियर फोर्स अंडर द पॉइंट लोड। यहाँ पे देखो अगर ये ऐसा कुछ कंडीशन है, यहाँ पे 3 रिएक्शन आएगी, सपोर्ट हटाने के बाद आती है। वैसे मैं यहाँ पे इस एग्जाम्पल में दिखा रहा हूँ, हर एग्जाम्पल पे नहीं दिखाऊंगा। सपोर्ट हटाने के बाद में यहाँ पे मैं 3 रिएक्शन दिखा सकता हूँ, ये वर्टिकल, दूसरी हॉरिजॉन्टल और तीसरी बेंडिंग मूवमेंट। लेट अस नॉट टॉक अबाउट दिस हॉरिजॉन्टल रिएक्शन बिकॉज देयर इज नो हॉरिजॉन्टल लोड, तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होगी नहीं। अब यहाँ पे एक बेंडिंग मूवमेंट होगी और एक सपोर्ट होगा। अगर मैंने यहाँ पे सपोर्ट मूवमेंट होगी, यहाँ पे लोड P लगा दिया, तो बाय समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0, यहाँ पे फोर्स आ जाएगा P। मूवमेंट को रहने दो, अभी हमें सिर्फ शेयर फोर्स प्लॉट करना है। शेयर फोर्स प्लॉट करने के लिए मूवमेंट का कुछ लेना देना नहीं है। सो आई एम प्लॉटिंग शेयर फोर्स डायग्राम। इन दैट शेयर फोर्स डायग्राम ये अपवर्ड लोड P। अब सेक्शन मैंने कहीं यहाँ पे ले लिया, तो इस सेक्शन पे अगर मैं बात करूँ, शेयर फोर्स एट एनी सेक्शन X, शेयर फोर्स एट एनी सेक्शन X यहाँ पे है, तो सेक्शन के लेफ्ट में फोर्स है। अब लेफ्ट अपवर्ड जो होता है वो होता है पॉजिटिव, क्योंकि हमने याद रखा था राइट अपवर्ड जो होता है नेगेटिव। रन से राइट साइड में, सेक्शन के राइट में है, ये सेक्शन यहाँ है, सेक्शन के राइट में अपवर्ड हो रहा है तो नेगेटिव होता है। लेफ्ट अगर अपवर्ड हो रहा है तो पॉजिटिव होता है, उसका अपोजिट। अब ये लेफ्ट सेक्शन, ये सेक्शन है, इसके लेफ्ट में फोर्स है, ये लेफ्ट अपवर्ड क्या होगा, पॉजिटिव, इट इज अ पॉजिटिव P। तो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव P रख दिया, यानी यहाँ पे पॉजिटिव P रख दिया, दैट्स इट। पॉजिटिव P मैं रख चुका हूँ यहाँ पे, पॉजिटिव P। अब ये इस सेक्शन तक सेम वैल्यू है तो मैं इसे कंटिन्यू करूंगा, यहां तक मैंने कंटिन्यू कर लिया। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे सेक्शन लेता हूं और इस साइड से मैं अगर जाके देखता हूं तो शेयर फोर्स, तो ये पॉइंट है B, सेक्शन इज आफ्टर द B, शेयर फोर्स एट अ B के, मैं जा रहा हूं राइट साइड में, B के राइट साइड में अगर मैं जाता हूं, अपवर्ड P, पॉजिटिव P,
और इस सेक्शन में सेक्शन के राइट की बात कर रहा हूं मैं, सेक्शन के लेफ्ट की बात कर रहा हूं। सेक्शन के लेफ्ट में ये अपवर्ड होगा वो पॉजिटिव, डाउनवर्ड होगा वो नेगेटिव, वो आ जाएगा जीरो। इसका मतलब मुझे इसे जीरो से मिलाना पड़ेगा, मैंने इसको जीरो से मिला दिया तो यहाँ पे जीरो, ये टोटल पी है। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव पी वाला डायग्राम आ रहा है शेयर फोर्स का। तो इस पॉइंट के नीचे देखो कितना आ रहा है, बी पॉइंट के नीचे वैल्यू ऑफ द शेयर फोर्स इज अ पॉइंट पी। इस हर पॉइंट पे आके देखते हो तो वैल्यू ऑफ शेयर फोर्स इज अ पॉइंट पी। तो यही क्वेश्चन है, कैंटिलीवर बीम इज सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड एट इट्स फ्री एंड, देन शेयर फोर्स अंडर द पॉइंट लोड इज इक्वल टू द लोड इटसेल्फ, क्योंकि उसकी वैल्यू मेरी पी, लगाया पी मिला पी, दैट्स इट। अब ये डिफ्लेक्शन का क्वेश्चन तो है नहीं, ये एसएफटी एंड बीएमडी का क्वेश्चन है। मैंने इसलिए दिया है क्योंकि हमें स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के टाइम ये बीम बार बार आता है कैलकुलेट करने। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, a beam of a span L is simply supported at ends A and B, carries a point load at a C at a distance A from A। अब देखते हैं इसको, पहले प्लॉट करते हैं और फिर पढ़ते हैं ये क्या बोल रहा है। A beam simply supported, पहले तो इसको मैंने simply supported बना लिया, पहले बीम को मैंने simply supported बना लिया। दूसरा स्पैन L है, simply supported at end A and B, इसको एंड मैं ये दे रहा हूं, यहाँ पे एंड बी, carries a point load at a C at a distance A from A and B from B। if A is less than B, तो A is less than B है, इसका मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट लोड लग रहा है, जरा ध्यान से, यहाँ पे कोई पॉइंट लोड दिया है उन्होंने, ये जो यहाँ पे कोई पॉइंट लोड दिया है उन्होंने, उसकी वैल्यू मैं ले लेता हूँ P, चलो आपके लिए P। और a beam of a length simply supported ends A and B carries a point load at C, ये C पॉइंट है, वहां पे कोई पॉइंट लोड है at a distance A from A। तो ये जो गैप है यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू ये है, और इसके आगे में यहां से लेके यहां तक की वैल्यू है B। This value is a A and this value is a B। इन्होंने ही बताई है डिस्टेंस A from A and B from B, if A is less than B, इस डायग्राम में दिख रहा है A is less than B, कोई इशू नहीं है, A is less than B, इतना तो हमें पता चल गया। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन विल ऑकर, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन विल ऑकर एट C, पहला ऑप्शन है एट C। दूसरा ऑप्शन है बिटवीन A एंड C, ये पॉइंट यहाँ पे है, दूसरा C, इसके बीच में है, यहाँ पे कहीं मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा क्या, ये पूछ रहा है। पहला तो पूछ रहा है इस जगह मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा क्या, पूछा था C पॉइंट पे। दूसरा पूछा कि इस A एंड C जोन में आएगा क्या। तीसरा इस B एंड C जोन में आएगा क्या। चौथा एनीवेयर अलोंग दिस स्पैन, एनीवेयर अलोंग दिस स्पैन। तो इसको हम न्यूमेरिकली समझते हैं, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड मोर देन 3 टाइम्स इन अ MES इटसेल्फ। इसको समझते हैं, फिर बाद में इसको रट लेंगे और उसको वही यूज करेंगे एज इट इज। अब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ, आप जरा इसको अच्छे से समझना। पहला मैक्स 4 मेथड है हमारे, वापस मैं इन चारों का एनालिसिस करके देखता हूँ। 4 मेथड है। पहला मेथड है मूवमेंट एरिया मेथड, इसका यूज करना हार्डली करना है मैक्सिमम लोकेशन निकालने के लिए। दूसरा मेथड है कॉन्जुगेट बीम मेथड, ये मैं यूज कर सकता हूँ। और तीसरा मेथड है डबल इंटीग्रेशन मेथड, इसका मोर जनरलाइज्ड वर्जन है मैकॉलेज मेथड। तो मैक्सिमम का लोकेशन बताने के लिए मेरे पास दो मेथड बहुत अच्छे से काम करते हैं। एक पहला मेथड है कॉन्जुगेट बीम मेथड और दूसरा मेथड है मैकॉलेज मेथड में हमारे पास दो इक्वेशन आती है। पहला यूलर इक्वेशन देता है, मैं सिर्फ थ्योरी बता रहा हूँ इसकी, d2y/dx² इज इक्वल टू mx। दूसरा इक्वेशन है ei dy/dx इज इक्वल टू mx। दिस mx इज अ फंक्शन ऑफ x। अगेन इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस c1 आ जाएगा, ये भी इक्वेशन इज अ फंक्शन ऑफ x, अगर आपको पता है तो दिस विल बी अ फंक्शन ऑफ x। नाउ ei मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, ei इनटू डिफ्लेक्शन, इसको मैं वापस इंटीग्रेट करूंगा, इस mx को वापस इंटीग्रेट करूंगा, प्लस c1 का x बन जाएगा, इसमें इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c2 बनेगा,
इवन दिस इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ एक्स। अगर मैंने इसमें एक्स रख दिया तो मुझे पर्टिकुलर लोकेशन का स्लोप मिल जाएगा, जरा ध्यान से। अगर ऐसा कोई बीम है सिंपली सपोर्टेड सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड, जहां पे डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा, वहां पे थीटा क्या होगा, 0। वो पहले ही हमने बाउंड्री कंडीशन में कर लिया था। देखो ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा पॉइंट, तो यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करूं एट अ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन थीटा इज इक्वल टू 0, ये बात हमारी हुई थी। तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे dy बाई डी को 0 रख दूंगा। अगर मैं इस पूरे टर्म को 0 रख दिया, ये तो फंक्शन ऑफ x है, यहाँ से मुझे x मिल जाएगा। जो x मिला वही होगा लोकेशन ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। ये इस मेथड की तो आपको थ्योरी समझ गई कि इस मेथड से निकालना कैसे है। अब दूसरा जो मैंने मेथड बोला था कौन सा था, कॉन्जुगेट बीम मेथड। जरा ध्यान से, कौन सा मेथड, कॉन्जुगेट बीम मेथड, राइट, कॉन्जुगेट बीम मेथड। इसको जरा समझते हैं। कॉन्जुगेट बीम मेथड में हमने क्या किया, अगर मुझे रियल बीम में डिफ्लेक्शन चाहिए, थ्योरम नंबर 2 है ये, मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉन्जुगेट बीम में बेंडिंग मोमेंट निकालना पड़ेगा। जरा समझो इसको। कॉन्जुगेट बीम का जो बेंडिंग मोमेंट है वो रियल बीम का डिफ्लेक्शन है, ठीक है। जरा समझो, अगर कॉन्जुगेट बीम में बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम हुआ तो रियल बीम में डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। ये भी समझ गया। अब जरा सुनो, अगर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होना है वो कहां पे होगा, जहां पे शियर फोर्स क्या है, 0। पर बात किसकी चल रही है, कॉन्जुगेट बीम की। कॉन्जुगेट बीम में अगर शियर फोर्स 0 निकला, उस लोकेशन में बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम निकलेगा, और जहां पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम निकलेगा वहीं पे क्या होगा, रियल बीम में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, राइट। रियल बीम में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन वहीं पे हो जाएगा। सो मैं कैलकुलेट करता हूं और आपको दिखा देता हूं कि वो कहां पे आएगा, राइट। वेट, ये देखो, ये तो मुझे समझ गया है। अगर रियल बीम का डिफ्लेक्शन निकालना है तो कॉन्जुगेट बीम का बेंडिंग मोमेंट निकालूंगा। कॉन्जुगेट बीम का जहां पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा वहीं पे रियल बीम में डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा। मगर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कहां पे होता है, जहां पे शियर फोर्स 0 होता है। इसका मतलब मुझे वही लोकेशन ढूंढना है जिस लोकेशन पे कॉन्जुगेट बीम में शियर फोर्स क्या है, 0। सो लेट अस स्टार्ट। ये रियल बीम एबी, इसका मुझे कॉन्जुगेट बीम बनाना है। हाउ टू मेक इट, हाउ टू मेक कॉन्जुगेट बीम। मैंने यहाँ पे ये कॉन्जुगेट बीम ले लिया, ये कॉन्जुगेट बीम बना रहा हूँ पीले कलर का। यहाँ पे सपोर्ट है ये, और ये सपोर्ट है यहाँ पे बी। क्योंकि ये कॉन्जुगेट है, मैं इसको सिर्फ ए डैश और बी डैश से दिखा रहा हूँ। अब देखो, कॉन्जुगेट बीम बनाने के लिए अगर ये हिंज है, हिंज को मैं रोलर कर दूंगा, या रोलर को हिंज को मैं हिंजे रख दूंगा, कोई नहीं फर्क पड़ रहा है। अगर ये बी रोलर को रोलर रख रहा हूँ या रोलर को हिंज कर रहा हूँ, तो मैंने रोलर हिंज को हिंज रख दिया, रोलर को रोलर, जैसे तैसा आपके सामने बीम बना के छोड़ दिया। अब कॉन्जुगेट बीम के ऊपर मुझे लोडिंग डालनी पड़ेगी शियर फोर्स निकालने के लिए। और कॉन्जुगेट बीम के ऊपर की लोडिंग क्या होती है, इसके बारे में मैंने डिस्कशन पहले से किया हुआ है। रियल बीम की जो M/EI डायग्राम है वो कॉन्जुगेट बीम के ऊपर की लोडिंग होती है। अब मुझे रियल बीम की M/EI डायग्राम निकालनी है, तो इस रियल बीम की M/EI डायग्राम निकालने के लिए मैंने यहाँ सबसे पहले इसकी बेंडिंग मोमेंट प्लॉट करनी पड़ेगी। और इसकी बेंडिंग मोमेंट आ रही है मेरे सामने यहाँ पे। कोई बेंडिंग मोमेंट का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इसके, P इंटू AB/L। अगर आपको नहीं समझ रहा है तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये P लोड एज इट इज मैंने लिया। यहाँ की रिएक्शन निकालने के लिए रिमेनिंग गैप वाज B डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। अगर इस पॉइंट पे मूवमेंट लिया P इंटू B/L इंटू A, वही दिखा दिया मैंने। अब ये बेंडिंग मूवमेंट है, ये बेंडिंग मूवमेंट है, और बेंडिंग मूवमेंट सैगिंग है, इसीलिए इसकी पॉजिटिव वैल्यू है। बस इतना ही किया है हमने। इस बेंडिंग मूवमेंट को मैंने अगर EI से डिवाइड कर दिया तो ये बन जाएगा M/EI डायग्राम ऑफ दिस रियल बीम। रियल बीम कौन सी थी, AB। रियल बीम AB का ये M/EI डायग्राम है। इस M/EI डायग्राम को कॉन्जुगेट बीम पे रख दो, इस कॉन्जुगेट बीम पे रख दो, तो ये कॉन्जुगेट बीम की लोडिंग बन जाएगी। बस इतनी सी बात है, राइट। हमें करना क्या है, कॉन्जुगेट बीम बनानी है, उस पे M/EI डायग्राम डालना है, कौन से, रियल बीम का। तो
वहां पे कॉन्जुगेट बीम भी रेडी है, उसके ऊपर की लोडिंग भी रेडी है। अब मुझे सिर्फ ये चीज निकालनी है जिस चीज पे शेयर फोर्स 0 है, दैट्स इट। तो मैं यहाँ पे आपके लिए ये ये है कॉन्जुगेट बीम। दिस इज अ conjugate beam। और ये है उसका एम बाई ए डायग्राम। इस कॉन्जुगेट बीम पे मैं इसका एम बाई ए डायग्राम एज इट इज़ रख रहा हूँ। तो मैं इस एम बाई ए डायग्राम को कट करके देता हूँ यहाँ से, कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा पोर्शन आ जाएगा, हाँ प्लीज़ बेयर विथ मी। ये again I'm sorry, चलो ये है एम बाई ए डायग्राम। ये एम बाई ए डायग्राम है। इस पे हमने इस कॉन्जुगेट बीम पे ये एम बाई ए डायग्राम रख दिया, क्योंकि ये एम बाई ए डायग्राम पॉजिटिव नेचर का है। क्योंकि ये एम बाई ए डायग्राम पॉजिटिव नेचर का है, हम इस पे क्या करेंगे, इस पे जो लोडिंग है, लोडिंग का अपवर्ड डायरेक्शन दिखा देंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट अपवर्ड लोडिंग ऑफ एम बाई ए डायग्राम। अपवर्ड लोडिंग डाल दी मैंने। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ शेयर फोर्स कहाँ पे जीरो हो रहा है वो निकालना है। इसके लिए हम एक काम करते हैं, ये P इंटू पी ए बी एल बाई ई आई, ये जो है इसको मैं कांस्टेंट वैल्यू मान लेता हूँ विच इज इक्वल टू, ये नहीं कांस्टेंट के, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ हम सिंप्लिसिटी की बात कर रहे हैं, हम सिंप्लिसिटी की बात कर रहे हैं, हमें सिंप्लिसिटी चाहिए, उसके लिए हम बात कर रहे हैं, दैट्स इट। और ये यहाँ पे जो डिस्टेंस है इस पॉइंट तक का वो ए है, और यहाँ से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस है बी। अब मुझे यहाँ पे एक शेयर फोर्स निकालना है, यहाँ पे एक शेयर फोर्स, सॉरी शेयर फोर्स से अच्छा मैं ये बोल देता हूँ रिएक्शन एट दिस पॉइंट्स। टू कैलकुलेट रिएक्शन एट दीज पॉइंट्स मुझे इस लोडिंग को एक इक्विवेलेंट पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना होगा, राइट। मुझे इस टोटल डायग्राम को एक इक्विवेलेंट पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना होगा, और वो इक्विवेलेंट पॉइंट लोड होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। ये साइड में थोड़ा सा पोर्शन कम है, ये साइड में थोड़ा सा पोर्शन ज़्यादा है, तो इस पोर्शन में कहीं पे तो लोड होगा इन अपवर्ड डायरेक्शन, और उसका लोडिंग जो होगा वो होगा एरिया के बराबर, एरिया के बराबर। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ हाफ बेस इज अ एल एंड हाइट इज अ के, हाफ एल के। दिस वॉज अ पॉइंट लोड विच इज एक्टिंग। अब यहाँ पर देखो, ये जो डिस्टेंस होगा यहां से लेके यहां तक, वो होता है L प्लस ए दैट डिवाइडेड बाय 3, राइट। मैं आपको एक इससे भी दिखा देता हूँ, ये आपको समझ आएगा। अगर ये कहीं पे 2 मीटर है और ये 4 मीटर है, ठीक है, तो इसका जो है कहीं पे यहाँ पे लग जाएगा, और ये कितना होता है, L इज अ 6 प्लस 2 दैट डिवाइडेड बाय 3, 8/3। 8/3 कितना होगा, ये 8/3 विच इज 2.667। तो ये इससे ज़्यादा आ जाएगा, राइट। तो इससे ज़्यादा हमने दे दिया।
एल प्लस ए बाई थ्री फ्रॉम दिस पॉइंट। अगर इस पॉइंट से मेजर करना है मुझे, इस पॉइंट से मेजर करना है, तो मैं लिखूंगा एल प्लस बी बाई थ्री, एल प्लस बी बाई थ्री, एल प्लस बी, एल कितना है टोटल 6, बी इज 4 दैट डिवाइडेड बाई 3, 10 बाई 3। ये कितना आता है देखो, अगर आप 10 बाई 3 कितना आ रहा है 3.33, राइट। अब अगर मैंने इस पे ऐड कर दिया 3.333, तो ये आ जाएगा 3 9 5 और ये रिमेनिंग 6 मीटर, टोटल आ रहा है क्या देखो 4 2 6 मीटर्स। यस, दिस फॉर्मूला इज राइट, एल प्लस ए बाई थ्री, इट इज अ एल प्लस ए बाई थ्री। तो ये जो डिस्टेंस होगा, अब ये जो डिस्टेंस होगा वो होगा एल प्लस बी दैट डिवाइडेड बाई थ्री, एल प्लस बी दैट डिवाइडेड बाई थ्री, राइट। इतना तो हो गया, काम बन गया। मुझे लगता है ये पूरा न्यूमेरिकल अगर ए बी के फॉर्म में लेने से अच्छा मैं यहाँ पे इसके कुछ वैल्यूज दे देता हूँ, तो ये पूरा न्यूमेरिकल बहुत आसान हो जाएगा मेरे लिए। यहाँ पे हिंज है, यहाँ पे एक रोलर है, और मैंने अगर इस पॉइंट लोड को, इस पिछले वाले इसमें अगर इस पॉइंट लोड को मैं 5 रख दूँ और इस ए को मैं 2 रख दूँ और इधर पे मैं 3 रख दूँ, तो बेंडिंग मोमेंट कितना आ जाएगा ये देखो, P इंटू ए बी एल डिवाइडेड बाई ई आई। P इज 5, A इज 2, B इज 3 दैट डिवाइडेड बाई L इज अगेन 5 डिवाइडेड बाई ई आई। तो 5 5 कट जाएगा, इट विल बी 6 बाई ई आई, और टोटल लेंथ विल बी 5, दैट्स इट। तो मैं यहाँ पे आपको एम बाई ए डायग्राम दिखा रहा हूँ। This m by a diagram at this point will be a 6 that divided by EI। इस EI को बाद में रखते हैं, पहले इसको रख देते हैं। ये डिस्टेंस जो है वो है 2 मीटर का, और ये जो डिस्टेंस है वो है 3 मीटर का। तो टोटल इसका जो एरिया बना वो कहीं यहाँ पे एक्ट करेगा, और वो टोटल एरिया जो कितना होता है, हाफ बेस इज अ 5 इंटू हाइट इज अ 6, उसको डिवाइडेड बाई EI से करना है। तो ये बनेगा 15, दिस विल बी अ 15 बाई EI। इसको यहीं पे रहने देते हैं, अब इसको यहीं पे रहने देते हैं। ये अपवर्ड पॉइंट लोड है और वो एक्ट कर रहा है कितने डिस्टेंस पे, यहाँ से L प्लस बी बाई थ्री। इसका मतलब ये जो गैप है यहाँ से L प्लस बी, L इज अ 3 प्लस 2 इज अ 5 प्लस B इज अ 3। यहाँ पे दिख रहा है B की वैल्यू मैंने 3 रख दी है, तो ये आ जाएगा 8/3 पे, ये 8/3 पे आ रहा है, और ये आ जाएगा L इज अ 5 प्लस ये 7/3 पे, ये आ रहा है यहाँ से 7/3 पे। तो मुझे अब करना क्या है, इस जगह का रिएक्शन निकालना है। इस जगह का अगर ये अपवर्ड लोडिंग है, इस जगह का रिएक्शन डाउनवर्ड लोडिंग आ जाएगा। और मैंने अगर पॉइंट लोड है तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला बता दिया है, कैसा, लोडिंग अपोजिट डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। लोडिंग है 15 बाई EI की, अपोजिट डिस्टेंस है 7/3, और टोटल लेंथ थी 5 की, 1/5। ये आप आराम से कर सकते हो। 15, ये 5 3 15, 15 गया तो ये यहाँ बचा 7/EI। नेचुरली अगर ये 7/EI है, टोटल था 15, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा 8/EI। अब इसको मैं आपको वापस से दिखा देता हूँ, 8/EI आना चाहिए, बराबर होना चाहिए, क्योंकि टोटल 15/EI का लोड है। इसका अपोजिट वाला कितना आएगा, 8/3, ठीक है। उसका टोटल लेंथ से डिवाइड करना है 5, तो ये 15 वापस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 8/EI। मैंने वापस वही लिख दिया था आपके सामने। तो आपके सामने ये टोटल लोड है, रिएक्शन है, लोड है, रिएक्शन है, राइट। अब मुझे पता करना है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ आता है। कॉन्जुगेट बीम का, कॉन्जुगेट बीम में जहाँ पे शियर फोर्स 0 होगा वहीं पे बेंडिंग मूवमेंट होगा मैक्सिमम, और उसी लोकेशन पे रियल बीम में डिफ्लेक्शन मिलेगा मैक्सिमम। ये थ्योरी हमने पहले ही डिसाइड कर ली थी। अब मुझे सिर्फ शियर फोर्स कहाँ पे 0 है वो निकालना है। शियर फोर्स 0 निकालने के लिए मैं यहाँ से x डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूँ। टू कैलकुलेट द डिस्टेंस x फ्रॉम दिस लोकेशन, मैं कोई एक सेक्शन ले लेता हूँ xx। मुझे लग रहा है कि इस सेक्शन पे कहीं पे शियर फोर्स 0 होगा, मैंने अज्यूम किया है, मुझे नहीं पता है, कैलकुलेट करने के बाद पता चलेगा, कैलकुलेट करने के बाद पता चलेगा। यहाँ का जो रिएक्शन आ रहा है वो है रिएक्शन R एट पॉइंट B इज अ 7/EI, राइट।
ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो सेक्शन के राइट में, ठीक है, इतना आप समझ गए हो। अब इस सेक्शन पे एक्स पे मैंने शेयर फोर्स 0 माना है, तो इस सेक्शन तक मैं शेयर फोर्स निकालूंगा। अब इस सेक्शन, ये सेक्शन ये है, सेक्शन का ये जो पोर्शन है राइट वाला पोर्शन है, इधर सेक्शन के इधर में, यहां से इस सेक्शन से इधर वाला जो पोर्शन है वो राइट में है। राइट अपवर्ड जो होता है वो नेगेटिव, राइट डाउनवर्ड जो शेयर फोर्स होता है वो पॉजिटिव। तो मैंने इस डाउनवर्ड को 7/EI को पॉजिटिव 7/EI ले लिया है। किसी सेक्शन शेयर फोर्स एट सेक्शन एक्स निकाल रहा हूं मैं, इस सेक्शन पे निकालना है, डाउनवर्ड इज पॉजिटिव, और ये जो लोडिंग थी वो अपवर्ड थी पहले से, मैंने वहां पे ऊपर में बता दिया ये अपवर्ड कैसे आती है करके, ये अपवर्ड लोडिंग थी। अगर ये डाउनवर्ड फोर्स है ये पॉजिटिव हुआ, अपवर्ड विल बी नेगेटिव, अपवर्ड नेगेटिव, अपवर्ड फोर्स ये है। अब ट्रायंगुलर लोडिंग की वजह से अगर शेयर फोर्स निकालना है, जीरो एंड से अगर मैं मेजर कर रहा हूं, तो उसका एक फॉर्मूला है विच इज अ स्लोप इनटू x²/2। इसका स्लोप क्या होगा 15, ये मैक्सिमम 15/EI, ये मैक्सिमम कोऑर्डिनेट है, डिवाइडेड बाय लेंथ कितनी 3 मीटर, y/x को स्लोप बोला जाता है, डिवाइडेड बाय 3, ये हुआ स्लोप, इनटू x²/2, x इज दिस डिस्टेंस, इनटू x²/2, ये हुआ शेयर फोर्स एट एनी सेक्शन x। इसको जीरो होने के लिए, इसको जीरो होने के लिए कितना x चाहिए मुझे निकालना है, इट विल बी 7/EI। अगर यहाँ पे 3 करता हूं तो ये 5/2 बचता है, माइनस 5/2EI into x²। okay, if I write this again, 7/EI is equal to 5/2EI into x², तो ये EI कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 14/5 is equal to x²। दिस x is equal to रूट ऑफ 14/5, प्लस और माइनस, डिस्टेंस माइनस में नहीं होगा इस बीम में, तो मेरे पास रूट 14/5 बच रहा है। इस रूट 14/5 की वैल्यू मैं आपको दिखा दूं, तो ये आ रहा है 14/5, तो 1.67 मीटर्स। दिस इज अ 1.67 मीटर। अब जरा समझो, हमें इससे कंक्लूजन क्या देना है, हमें इससे कंक्लूजन ये देना है, हमारा जो बीम था वो कुछ ऐसा था, राइट। यहाँ पे कोई हिंज था, यहाँ पे कोई रोलर था, और यहाँ पे कोई हमने पॉइंट लोड लगा दिया इस जगह पे। ये जगह इससे कम थी, मतलब मैंने 2 मीटर लिया था, इस चीज से कम थी, 3 मीटर से कम थी। लोड कुछ भी हो सकता है, मैंने 5 लिया था। क्वेश्चन में ये बोला था लोड इधर का डिस्टेंस कम है, इधर का डिस्टेंस ज्यादा है, तो डिफ्लेक्शन किस जगह पे मैक्सिमम आ रहा है। तो हमने हमारा कंसेप्ट यूज करके डिफ्लेक्शन तो निकाल लिया। अब ये आ रहा है डिफ्लेक्टेड शेप, ये गलत हो रहा है, बट ये 3 मीटर है, मगर इससे हमने x मेजर किया था, वो x आ रहा था 1.67 मीटर, 1.67 मीटर फॉर अ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। इस लोकेशन पे डिफ्लेक्शन क्या होगा, यहाँ पे कहीं मैक्सिमम, तो मैं इसको करेक्ट कर रहा हूँ, ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, फिर यहाँ से कम होते जाएगा और इससे मिल जाएगा। तो दिस पॉइंट इज ऑफ अ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मैक्सिमम वहां पे, ये ए पोर्शन था, ये बी पोर्शन था, और ये सी पोर्शन था। AC में डिफ्लेक्शन मैक्सिमम हुआ क्या, नहीं, B एंड C में कहीं इस जगह पे डिफ्लेक्शन मैक्सिमम हुआ है। तो क्वेश्चन में मुझे ये पूछा गया था डिफ्लेक्शन कहाँ पे मैक्सिमम होगा, तो आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूं मैं। क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को देखो, अभी इस क्वेश्चन को देखो, एट अ C पॉइंट डिफ्लेक्शन मैक्सिमम है क्या, नहीं, C पॉइंट पे डिफ्लेक्शन मैक्सिमम नहीं है, गलत ऑप्शन है। बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में डिफ्लेक्शन मैक्सिमम है, नहीं। बिटवीन बी एंड सी, यस, इन बिटवीन बी एंड सी इट इज अ मैक्सिमम, पर ये भी तो गलत ऑप्शन नहीं है। एनीवेयर अलोंग द स्पैन, कहीं पे तो होगा, एनीवेयर अलोंग द स्पैन कहीं पे तो होगा, इस जोन में हो या इस जोन में हो, बट मोर अप्रोप्रिएट विल बी बिटवीन बी एंड सी। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाएगा। शॉर्ट डिस्टेंस में नहीं, मैक्सिमम स्पैन में, शॉर्ट स्पैन ये 2 मीटर का हो गया, ये 3 मीटर का हो गया, मैक्सिमम वाला जो भी है
उसके इसमें डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होता है, इसको याद रखना एज इट इज। डिफ्लेक्शन विल बी अ मैक्सिमम द where the distance from the point load of the end support is a maximum। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 we have solved it। now question number 8, this is a question number 8। यहाँ पे पूछा गया what does the movement area method find। अभी तक तो हमने इतना डिस्कशन किया, movement area method, conjugate beam method, double integration method, again Macaulay's method, these all methods are used to calculate slope and deflection। तो यहाँ पे देखो कितना सीधा क्वेश्चन है, इसको कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी नहीं बोलेगा। बेंडिंग मूवमेंट, deflection of the beam, movement of inertia, reaction of the beam, deflection of the beam, that's it। question number 8 over here itself। question number 9, a maximum deflection of a cantilever due to pure M at its free end। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, ये कैंटिलीवर बीम है, यहाँ पे उन्होंने बोल दिया इस यहाँ पे मूवमेंट एम लगा दिया, तो इसका डिफ्लेक्शन कितना है हमने पहले ही बताया था। मूवमेंट को एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, पावर जितना डिनोमिनेटर में लो उसको ई आई से डिवाइड कर दो, तो डिफ्लेक्शन मिल जाएगा मैक्सिमम इन केस ऑफ अ कैंटिलीवर बीम एट अ दिस एंड, ये होगा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, दैट्स इट। एम एल स्क्वायर दैट डिवाइडेड बाय 2 ई आई, थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर।